अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि गोंजा की हालत काफ़ी ख़राब थी और बुरहान उसके लिए सख्त परेशान था। इस किस्त के आगाज़ में सलजान कह रही थी, उनके चेहरे ढांपे हुए थे और उनकी आंखें शैतान जैसी थीं और उनमें से एक औरत भी थी। फिर बाला कहती है, मैं अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर पाई उस्मान, उसने उरहान और मेरी जान बचाई। उस्मान कहता है, हिम्मत करो बाला, हम बेशुमार मुश्किलात से गुजरे हैं। इसके बाद सोबत का मंजर सामने आता है। काई कबीले के बच्चे एक जगह खेल रहे थे। इसी तरह जूलिया और उसके साथी बेस बदल कर वहाँ पहुँच चुके थे। कुछ देर बाद बच्चे उठकर एक तरफ जाने लगते हैं तो जूलिया और उसके साथी उनका पीछा करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो बच्चों को एक जगह घेरे में ले लेते हैं। इस तरह वो बच्चों को बेहोश कर देते हैं। फिर जूलिया कहती है, इससे तुम मरोगे नहीं, बस ज़रा सी देर के लिए बेहोश रहोगे। इसके बाद वो बच्चों को उठाकर एक घोड़ा गाड़ी में डालने लगते हैं। तमाम बच्चों को घोड़ा गाड़ी में डालकर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। काई कबीले में मलून खातून कह रही थी, काफरों के हमले के पीछे कुछ छुपा हुआ है हुजूर, हम और कबीले पर एक ही वक्त में हमला बिला वजह नहीं है। उस्मान कहता है, उन्होंने सरेआम हमें हदफ बनाया, यह किसी एक आदमी का काम नहीं है, ये वाज़ेह है कि काफिर मुतहद हो चुके हैं, लेकिन पहले कबीले में मौजूद गद्दार को तलाश करके सामने लाना ज़रूरी है। इस निक जाते हुए तदबीर के तौर पर मैंने रास्ता तब्दील किया था और इस बात का इल्म महज चंद अफराद को था। पादरी टैगोर की अमानत का खैमे में होना भी खुफिया था। यह सुनकर मलून खातून कहती है, अमानत का इस खैमे में होने के बारे में गोकचे जानती थी, बाहर निकलते हुए उसने बातचीत सुन ली होगी। उस्मान गुस्से में कहता है, मैंने उसे कबीले में उरहान के साथ रखा, इतने वक्त में गद्दारी का इल्म होते हुए तुमने मुझे क्यों नहीं बताया मलून। मलून कहती है, कालीनों वाले मामले के बाद उसने कसम खाई थी हुजूर, उसने माफ़ी मांगी थी तो हमने माफ़ कर दिया था। फिर बाला कहती है, यह वाज़ेह हुआ कि उसे माफ़ करके हमने हमाकत की थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उस्मान कहता है, अगर ये गद्दारी करने वाली गोकचे है तो उसकी लगामें थामने वाले का पता लगाए बगैर उसे अपने शक के बारे में अंदाज़ा ना लगाने देना। यह मामला अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मलून। दूसरी तरफ जूलिया और उसके साथी काई कबीले के बच्चों को अगवा करके ले जा रहे थे। कुछ देर बाद तमाम बच्चे होश में आ जाते हैं और हैरानगी से इधर उधर देखने लगते हैं। काई कबीले में मलून कह रही थी, बोलो बहादुर, क्या हुआ था। बहादुर कहता है, वो तो जैसे खून के प्यासे थे मलून खातून, हमने चारों तरफ से कबीले की हिफाजत की और उन पर गालिब आ गए। मलून पूछती है, और गोकचे कहाँ थी। यह सुनकर बहादुर थोड़ा हैरान होता है और फिर कहता है, लड़ाई के दौरान मुझे तो किसी का पता करने का होश तक नहीं रहा मलून खातून। फिर मलून कहती है, अब कान खोलकर मेरी बात सुनो, गोकचे पर गहरी नज़र रखो, वो कहाँ जाती है और किससे मिलती है, उसके हर कदम की खबर दो मुझे। इतने में गोकचे अंदर दाखिल होकर कहती है, मैं शरबत लाई हूँ मलून खातून। मलून कहती है, ठीक है, यहाँ रख दो गोकचे। इसके बाद मलून खातून कहती है, मेरे हुक्म पर अच्छी तरह अमल करो बहादुर। तो बहादुर कहता है, आप समझें कि काम हो गया मलून खातून, बिल्कुल बेफिक्र रहें। यह कहकर बहादुर चला जाता है। दूसरी जानिब जूलिया और उसके साथी अपने लिबास तब्दील कर रहे थे और अपने असली रूप में आ रहे थे। इतने में अहमद घोड़ा गाड़ी से उतरकर एक तरफ दौड़ लगा देता है। उसे भागता हुआ देखकर जूलिया उसका पीछा करने लगती है। इधर सुंगर सिपाही कबीले में पहुंच जाता है और उस्मान को बताता है कि मस्जिद में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को अगवा कर लिया गया है। यह सुनकर कबीले की औरतें बहुत परेशान हो जाती हैं। फिर एक आदमी कहता है, अगवाकारों की सरबराह एक खातून थी। यह सुनकर उस्मान कहता है, कबीले पर हमला करने वालों की सरबराह भी एक खातून थी, लाजमी ये काम भी उसी का होगा। इतने में एक और सिपाही वहाँ पहुँचता है और उस्मान को बताता है कि दुर्गा कबीले की मस्जिद में तालीम हासिल करने वाले बच्चे भी वापस नहीं लौटे और बाकी कबीलों से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। यह सुनकर उस्मान कुछ सोचने लगता है और फिर कहता है, उन गद्दार कुत्तों ने पहले हमसे आमने सामने मुकाबला करना चाहा मगर कामयाब नहीं हो पाए। अब वो सब के सब मिलकर हमारे मासूम बच्चों को हमसे छीनना चाहते हैं, लेकिन आप लोग अपने दिलों को सुकून में रखो। अगर उन काफिरों की सबसे बड़ी ताकत भी आ जाए तो फिर भी वो तुर्कों के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर उस्मान कहता है, सिपाहियों, आसपास तलाशी शुरू करो, अपने साथ माहिर तरीन फौजी ले जाओ, तमाम किलों की दूध में भेड़ियों की तरह चढ़ दौड़ो, लेकिन कोई सुराग हासिल किए बगैर वापस मत आना। अगर मेरे बच्चों का बाल भी बाका हुआ तो ये काम करने वालों को कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा। अब जाओ। यह सुनकर सिपाही रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ अहमद भाग रहा था जबकि जूलिया उसका पीछा कर रही थी। इस तरह जूलिया उसे पकड़ लेती है तो अहमद कहता है, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, चाहो तो यहीं मार डालो मुझे। जूलिया हंसते हुए कहती है, मैं तुम्हें यहीं जानवरों की खुराक बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें सही सलामत पहुँचाने पर मजबूर हूँ। यह कहकर वो अहमद को एक थप्पड़ मारती है जिससे अहमद बेहोश हो जाता है। फिर वो उसे कंधे पर उठाकर दोबारा वापस ले आती है और घोड़ा गाड़ी में डालकर कहती है, इसके हाथ और पाँव बांध दो। फिर एक सिपाही अहमद के हाथ और पाँव बांध देता है
اس کے بعد وہ بچوں کو لے کر دوبارہ چل پڑتے ہیں۔ اسی دوران احمد اپنا ایک جوتا نیچے پھینک دیتا ہے اور اپنے ساتھی بچے کو کہتا ہے عثمان صاحب ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ دوسری جانب سوگت کے چرچ میں اندریاس کہہ رہا تھا ہمارے دینی بھائی عثمان کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں حضور، ان لوگوں کو اپنی صف میں شامل کرنے کے لیے بغاوت پر اکسانا آسان نہیں ہوگا۔ پادری گریگور کہتا ہے جس قدر بھی مشکل ہو مسلمانوں کو مزید اپنی سرزمینوں کو گندہ نہیں کرنے دوں گا اندریاس۔ اتنے میں کوسس کا آدمی وہاں پہنچتا ہے اور آہستہ سے کہتا ہے میں قلعے داروں کی طرف سے سلام لایا ہوں پادری گریگور، تمام قلعے دار سلیب کے سائے میں ایک ہو چکے ہیں، وہ عثمان اور مسلمانوں کے خاتمے کے لیے آپ کی طاقت استعمال کرنے کی یقین دہانی چاہتے ہیں۔ تو پادری کہتا ہے میں اپنے ظالم ترین بھائیوں کو بھی ترکوں پر ترجیح دوں گا، ان سے کہہ دو کہ مجھ سے جو بھی ہو سکا وہ کروں گا۔ اس کے بعد وہ آدمی پادری گریگور کا ہاتھ چوم کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر گریگور کہتا ہے تھوڑا صبر کرو عثمان، عیسیٰ کی اولاد تم سے اپنا انتقام وصول کرے گی۔ اسی طرح گوکتو گیناگول قلعے میں پہنچ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک سپاہی کے ساتھ کچھ بچے جا رہے تھے۔ پھر وہ ایک بچے کو پکڑ کر دیکھتا ہے تو وہ کوئی اور تھا۔ اتنے میں کوسس کا کمانڈر اور ایک سپاہی وہاں آ جاتے ہیں اور تلواریں نکال لیتے ہیں۔ اس طرح گوکتوگ اس کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے تمہارے مالک کا بھی یہی انجام ہوگا، لیکن ابھی نہیں۔ یہ کہہ کر گوکتوگ وہاں سے چلا جاتا ہے اور کوسس کا کمانڈر مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد بلیجے قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ عثمان کے دو سپاہی بیس بدل کر وہاں پہنچ گئے تھے تاکہ بچوں کو تلاش کر سکیں۔ اتنے میں وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بچوں کو گھوڑا گاڑی میں سوار کرایا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ گھوڑا گاڑی کے قریب آ جاتے ہیں اور اس عورت سے پوچھتے ہیں یہ بچے کون ہیں؟ تو عورت کہتی ہے یہ محترم مارکوس کے گھر میں رہنے والے بچے ہیں۔ اتنے میں دو سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ دونوں کو گرا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف آئیگول اور جرگتائی بھی گمشدہ بچوں کی کھوج لگانے میں مصروف تھے اور راستے میں کوئی نشان تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جرگتائی کی نظر ایک جوتے پر پڑتی ہے تو وہ بھاگ کر اسے اٹھا لیتا ہے اور پھر اسے آئیگول کو دکھاتا ہے۔ جوتا دیکھ کر آئیگول کہتی ہے یہ ہمارے قبیلے کا جوتا ہے۔ پھر جرگتائی کہتا ہے اور یہ راستہ بلیجے کی طرف جاتا ہے۔